अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डोपलर इफ़ेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले हमने साउंड वेव्स के लिए डोपलर इफ़ेक्ट पढ़ा है सेकेंड ईयर में, और जिसमें कि हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड है और एक ऑब्जर्वर है, और ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से किसी रिलेटिव मोशन में है, आइदर सोर्स और इज़ मूविंग towards or away from the observer, or observer is moving towards or away from the source. So in both cases observer will hear a different frequency as the different than the original frequency of the sound. ठीक है, so ये चीज़ हमने स्टडी की है। अब सिमिलर इफ़ेक्ट जो है, इनफैक्ट जो डोपलर इफ़ेक्ट है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट वेव्स के लिए ही डिस्कवर किया गया था। उसके बाद इसको हम साउंड के लिए भी पढ़ते हैं, चूँकि वो भी वेव्स हैं। यहाँ पर हम डोपलर इफ़ेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अलहदा अगेन स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने वाली वेव है, लाइट वेव, सो इसके लिए हम डोपलर इफ़ेक्ट को की इक्वेशन जो है उनको ड्राइव करेंगे। तो जो प्रॉब्लम है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं अ सोर्स ऑफ लाइट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u टूवर्ड्स स्टैनले। सो अगेन वी हैव there is no observer in the frame of reference of the source. The observer is at rest, ठीक है, in s frame of reference. Another frame of reference is that of the source, but यहाँ पे हमने कोई ऑब्जर्वर नहीं रखा हुआ। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व होगा ना वो अपने साउंड अपने सोर्स की जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी होगी उसको रिसीव करेगा, दैट इज़ f0। ठीक है, जबकि ये जो स्टैनले है ये रेस्ट पे है और सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सोर्स जो है वो वेलोसिटी u से, सो ये ट्रेन है और ट्रेन के ऊपर यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ लाइट लगाया हुआ है। ठीक है, सो अब यानी ना सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट वेलोसिटी c से मूव करेगा, ये सोर्स ऑफ लाइट जो है वो वेलोसिटी u से मूव करेगा, बल्कि उससे निकलने वाली लाइट वेलोसिटी c से मूव करेगी। ये बात क्लियर है आपको कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में से ये ट्रेन वेलोसिटी u के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इस ट्रेन के ऊपर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लगाया हुआ है। ये सोर्स ऑफ लाइट की पल्सेस निकाल रहा है। ठीक है, सो ये लाइट की पल्सेस जो हैं हमें पता है कि वेलोसिटी c यानी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। सो ऐसा है कि जैसे वेव फ्रंट्स होते हैं, तो पहला वेव फ्रंट इसने एमिट किया, सो इस पोजीशन पे इसने पहला वेव फ्रंट एमिट किया। ये वेव फ्रंट स्पीड ऑफ लाइट c से मूव किया, आगे की तरफ चला गया, और जब ये वेव फ्रंट इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये जो ट्रेन थी ये ऑलरेडी अपना डिस्टेंस कवर करके, चूँकि ये भी वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही थी, ये ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर करके विच इज़ इक्वल टू u टाइम्स t, ये यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, सो इस पॉइंट पर जब ये पहुँची तो यहाँ पर सेकेंड वेव फ्रंट जो है वो एमिट होता है। ठीक है, या सेकेंड पल्स के लिए एमिट होती है। ठीक है, तो ये पल्सेज हैं जो एमिट हो रही हैं या वेव फ्रंट्स हैं। सो पहला वेव फ्रंट जो है वो इस पॉइंट पे एमिट हुआ, एमिट होके वो वेलोसिटी c से, चूँकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है ट्रेन की वेलोसिटी से, c इज़ द लिमिट ना, c से कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती, सिर्फ फोटोन ही स्पीड से मूव करता है। सो ये बॉडी जो है इससे लेस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u वेलोसिटी से। सो ये अभी यहाँ तक पहुँचा था, जबकि जो वेव फ्रंट था जो इसने यहाँ पे एमिट किया था वो इस पॉइंट तक पहुँच गया, और वो ये रहा अब। और जब ये ट्रेन जो है उस दौरान वो यहाँ पहुँची तो यहाँ पे इसने सेकेंड वेव फ्रंट जो है वो एमिट किया। तो जो एक्चुअली यानी अकॉर्डिंग टू द सोर्स उसने पहला वेव फ्रंट यहाँ पे एमिट किया था, दूसरा वेव फ्रंट यहाँ पे एमिट किया है। तो अकॉर्डिंग टू इट आपके पास जो वेव फ्रंट्स है उनके बीच में ये डिस्टेंस है, जबकि जो स्टैनले रिसीव करेगा उसके मुताबिक पहला वेव फ्रंट यहाँ उसको यहाँ पे मिला, तो उसके बाद दूसरा वेव फ्रंट उसको थोड़ा करीब मिलेगा, क्योंकि उस दौरान जिस बॉडी से ये वेव फ्रंट एमिट हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट जिस बॉडी के ऊपर है वो बॉडी भी मूव कर रही थी। सो यानी आप उसको जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मिलेगी दैट विल बी लिटर शॉर्टर, यानी उसके जो आप कह लें कि वेव फ्रंट्स हैं वो करीब करीब होंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी वही है ना कि कितने जो आपके पास वेव्स हैं वो पर यूनिट आपके पास कितनी यानी करीब करीब हैं वेव्स। ठीक है, तो ये इसके लिए ये फ्रिक्वेंसी शॉर्टर होगी, यानी वो जो वेव फ्रंट्स हैं वो करीब करीब होंगे एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल जो ये सोर्स एमिट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास कि as measured in its rest frame the source emits light waves with frequency f0 and
पीरियड टी नॉट, ठीक है। तो सोर्स के रिस्पेक्ट से, सोर्स चूँकि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी और एक्चुअल टाइम इज़ द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन टू वेव फ्रंट्स, जो वो दो वेव फ्रंट जब वो एमिट कर रहा है, यानी एक वेव एमिट की, एक पल्स एमिट की और उसके बाद दूसरी की, तो उन दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है दैट इज़ टी नॉट, और उसका ऑपोजिट जो है वो एफ़ नॉट होगा, यानी रेसिप्रोकल 1/टी नॉट का क्या होगा, एफ़ नॉट। और एफ़ नॉट क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस वेव, वेयर एफ इज़ दी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एफ़ नॉट और टी नॉट हमने क्यों लिखी, क्योंकि ये सोर्स जो है उसकी रिस्पेक्ट से ये वैल्यूज़ हैं और ये एक्चुअल वैल्यूज़ होंगी ऑफ दी लाइट, ठीक है। स्टैनले क्यों ये एफ़ नॉट और टी नॉट रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। स्टैनले इसलिए रिसीव नहीं करेगा क्योंकि ये जो आपके पास जो आपकी सोर्स है वो उस ट्रेन के ऊपर है जो कि ऑलरेडी मूव कर रही है। जो स्टैनले है उसके पास जब एक वेव फ्रंट पहुंचेगा, दूसरा वेव फ्रंट उससे लेस डिस्टेंस के ऊपर एमिट होगा, ठीक है। जो नॉर्मली जिस डिस्टेंस पे ये एमिट हुआ है अकॉर्डिंग टू द सोर्स, वो उससे लेस डिस्टेंस पे एमिट होगा क्योंकि सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। अब सोर्स के लिहाज से चूँकि सोर्स के अंदर चूँकि सोर्स जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसमें बैठा हुआ कोई भी ऑब्जर्वर जो भी फ्रिक्वेंसी और टाइम जो है वो मेजर करेगा, टाइम पीरियड ऑफ द एमिशन ऑफ द वेव फ्रंट्स, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस होगी, ठीक है। स्टैनले की फ्रीक्वेंसी हाई होगी और टाइम जो है इसके लिए वो ज़्यादा टाइम लेगा दो वेव फ्रंट्स मेट करने के लिए, जबकि ये जो है इसके लिए ये टाइम कम होगा। ये बात क्लियर है आपको। हमने कहा कि टी नॉट और एफ़ नॉट जो है ये इस सोर्स के लिहाज से इसके ये जो वेव्स एमिट कर रहा है उनकी फ्रिक्वेंसी, और जबकि हम किसके लिहाज से मेजर करना चाहते हैं, ये स्टैनले के लिहाज से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी इफ़ दिस होल थिंग इज़ मूविंग एंड इफ़ दिस ऑब्जर्वर इज़ एट रेस्ट, तो ये क्या फ्रिक्वेंसी मेजर करेगा इस वेव की जो इस मूविंग सोर्स में से एमिट हो रही है। Let t be the time interval between emission of successive wave crusts as the observer, ठीक है। सो वेव crusts ले लेते हैं हम इनको, वेव फ्रंट्स ले लेते हैं, whatever। तो observed in Stanley's reference frame, ठीक है। t जो है लेट्स से टी नॉट वो टाइम था जो कि एक्चुअली उसका टाइम है जो कि सोर्स के लिहाज से है, जो यहाँ पे कोई चूँकि ऑब्जर्वर नहीं है तो हम कह रहे हैं कि इस यहाँ पे लेट्स से एक ऑब्जर्वर होता तो एफ़ नॉट और टी नॉट मेजर करता जो कि एक्चुअल इसके वेव फ्रंट्स के एमिशन का टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन हम स्टैनले की पता करना चाहते हैं, सो स्टैनले का टाइम पीरियड होगा टी, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिवली इसके लिहाज से बॉडीज़ जो है वो मूव कर रही है, तो इसका हम कह लेते हैं कि टी है। नोट दैट दिस इज़ नॉट द टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ सक्सेसिव क्रस्ट्स एज एट हिज पोजीशन बिकॉज द क्रस्ट्स आर एमिटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन स्टैनलेज रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। सो टी जो है वो स्टैनले के लिहाज से इन वेव फ्रंट्स के एमिशन का टाइम है, जबकि इनके स्टैनले तक पहुंचने का जो टाइम है दैट विल बी अ डिफरेंट टाइम। क्लियर है, वो टाइम डिलेड टाइम होगा, ठीक है। यानी स्टैनले जो है उसके लिहाज से टी वो टाइम है, टी नॉट वो टाइम था जो कि सोर्स के लिहाज से इसके वेव फ्रंट्स के एमिशन का टाइम था, टी वो टाइम है जो स्टैनले के लिहाज से इन वेव फ्रंट के एमिशन का टाइम है। बट इन वेव फ्रंट के एमिशन का टाइम जो है दिस इज़ नॉट द टाइम सेम एज दी टाइम पीरियड बिटवीन दी सक्सेसिव क्रस्ट्स व्हेन स्टैनले रिसीव्स देम, ठीक है। इनके बीच में जो अप टाइम पीरियड है जब वो उसको मिलते हैं तो वो सेम नहीं होगा, और वो इसीलिए सेम नहीं होगा क्योंकि ये वेव क्रस्ट्स जो हैं, जैसे ये वाला वेव फ्रंट इसको रिसीव होगा तो ये ट्रेन और आगे मूव कर चुकी होगी इस पॉइंट पर जो इसको वेव फ्रंट रिसीव होगा। सो यानी इसके जब तक ये वेव फ्रंट इसके पास पहुंचेगा ना तो मोर देन वन वेव फ्रंट इसके पीछे पीछे आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव होगी हर एक वेव क्रस्ट को या वेव फ्रंट को कम टाइम लगेगा स्टैनले तक आने के लिए, ठीक है, क्योंकि साथ में सोर्स भी मूव कर रहा है। सो पहले वेव फ्रंट को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद दूसरा वेव फ्रंट यहाँ पे एमिट हुआ है उसको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, और जैसे जैसे ये ट्रेन इसके करीब आएगी वेव फ्रंट्स जो है उनको कम से कम टाइम लगेगा। सो दे विल ऐसे ये एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे। सो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड जो वेव इसको रिसीव होगी जिस टाइम पीरियड की, वो टाइम पीरियड डिफरेंट होगा देन द वन एमिटेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैनले। In measuring only the frequency f he receives, he does not take into account the difference in transit time for successive crust, ठीक है। जब वो ये फ्रिक्वेंसी रिसीव कर रहा है तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड मेजर कर रहा है या जो फ्रिक्वेंसी मेजर कर रहा है उसमें वो उस चीज़ को नहीं ले रहा कि ये कब एमिट हुए थे, ठीक है। यानी ये जो ट्रांजिट मोशन है हमारी ट्रेन की कि जब वो दूसरा वेव फ्रंट हुआ तो यहाँ पे आ चुकी थी या तीसरा वेव फ्रंट
एमिट हुआ तो वो यहाँ आ चुकी थी। सो ये जो ट्रांजिट टाइम है ये इट डज़ नॉट टेक दैट टाइम इनटू अकाउंट। सो यानी यहाँ पर अब हमारा प्रॉब्लम क्या रह गया कि सिर्फ हम वो पता करना चाहते हैं, हम स्टैनले सिर्फ वो देखना चाहता है कि जो इसको वेव्स रिसीव हुई हैं इन वेव्स का टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी क्या है। हाँ, इसने ये एमिट होते हुए भी देखी तो एमिशन का टाइम जो है वो नहीं, सिर्फ ये जो वेव्स रिसीव कर रहा है ये उनका टाइम और फ्रिक्वेंसी मालूम करना चाहता है। Therefore the frequency he receives is not 1/t, ठीक है। 1/t क्या है, वो फ्रिक्वेंसी है जिससे ये एमिट हुए हैं, ठीक है। 1/t वो टाइम है जिससे ये आपके वेव फ्रंट्स एमिट हुए हैं, ना कि रिसीव हुए। सो देयरफॉर फ्रिक्वेंसी भी वो फ्रिक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंटली ये जो वेव फ्रंट्स है ये एमिट हो रहे हैं, यहाँ से एक यहाँ पे एमिट हुआ है, दूसरे यहाँ पे एमिट हुआ है। हाँ, जो ये रिसीव कर रहा है ये वो पता करना चाहता है, ये वो पता नहीं करना चाहता जो कि जिस फ्रिक्वेंसी या जिस टाइम पीरियड के बीच में ये दो क्रस्ट जो हैं ये एमिट हुए हैं। ड्यूरिंग टाइम टी द क्रस्ट अहेड ऑफ द सोर्स मूव अ डिस्टेंस सी टी, ठीक है। जब आपने फर्स्ट वेव फ्रंट एमिट किया तो ये इस पॉइंट तक पहुंचने में ये ऑलरेडी सी टी डिस्टेंस कवर कर चुका था। जब ट्रेन जो है उस दौरान वो यहाँ पहुंच गई और उसने जो है वो सेकंड क्रस्ट जो है वो एमिट किया। सो ट्रेन ने क्या डिस्टेंस कवर कर लिया जब उसने सेकंड वेव फ्रंट एमिट किया, यू टी, जबकि पहले वेव फ्रंट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, सी टी। सो पहले वेव फ्रंट और सेकंड वेव फ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा विच इज़ द डिस्टेंस और द वेव लेंथ ऑफ द टू क्रस्ट्स एज परसीव्ड बाय द स्टैनले, ठीक है। तो स्टैनले ने दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो लैम्डा मेजर किया वो उसने मेजर किया दिस, एंड दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस सी टी माइनस यू टी। ये क्लियर है आपको, ठीक है। स्टैनले के इस सोर्स के की तो हम बात ही नहीं करें ना, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो ये नॉर्मली वेव फ्रंट एमिट कर रहा है, जबकि स्टैनले के वेव फ्रंट में स्टैनले की जो सिस्टम है उसके अंदर ये ट्रेन भी मूव कर रही है। तो जो दो वेव फ्रंट एमिट हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो वेव लेंथ है लैम्डा, दैट इज़ दिस, क्योंकि इस दौरान पहला वेव फ्रंट ने सी टी डिस्टेंस कवर कर लिया जबकि ट्रेन ने यू टी डिस्टेंस कवर कर लिया। जब ट्रेन ने यू टी डिस्टेंस कवर किया तब सेकंड वेव फ्रंट एमिट हुआ, पहला वेव फ्रंट यहाँ पहुँच चुका था। तो इनके बीच में जो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है इट इज़ कॉल्ड दी वेव लेंथ ऑफ द वेव। सो दैट विल बी वेव लेंथ, और वेव लेंथ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वेव लेंथ विल बी इक्वल टू सी टी माइनस ऑफ दिस यू टी, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। सो लैम्डा इज सी माइनस यू टाइम्स टी एज मेजर्ड बाय स्टैनले। अभी अगेन ये एमिशन की वेवलेंथ है, ठीक है। तो एमिशन की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, एमिशन की फ्रिक्वेंसी होगी जी एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दैट इज सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दैट इज एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सो यहाँ पे आप सी ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें। सो ये वो फ्रिक्वेंसी है जिससे अकॉर्डिंग टू स्टैनले वेव जो है वो एमिट हो रही हैं। लेकिन चूंकि ये टाइम पीरियड जो है ये जो स्टैनले टाइम पीरियड रिसीव कर रहा है ये उस रिसीविंग का टाइम नहीं, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे क्लियर किया था कि ये एमिशन का टाइम है। टी इज़ द टाइम बिटवीन द एमिशन ऑफ सक्सेसिव वेव फ्रंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैनले के रेफरेंस फ्रेम में। लेकिन जो वो रिसीव कर रहा है, चूँकि इस दौरान सोर्स भी मूव कर रहा है, तो जो वो रिसीव कर रहा है दैट टाइम विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो फॉर वी हैव फॉलोड अ पैटर्न सिमिलर टू द डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ऐसा ही पैटर्न में डॉपलर इफेक्ट में भी किया था, ऐसे हम फ्रिक्वेंसी निकालते थे रिलेटिव मोशन से फॉर साउंड वेव। इन दैट डिस्कशन आवर नेक्स्ट स्टेप वाज टू इक्वेट टी टू टी नॉट, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो टी है, सिंस दिस इज़ नॉट द टाइम द वेव फ्रंट्स आर रिसीव्ड बाय स्टैनले, सो वी विल कंपेयर टी विद टी नॉट। The emission time T naught is the emission of the wave fronts according to source, जो actual wave fronts के बीच में difference है, that is T naught. However, due to time dilation it is not relativistically correct to equate T to T naught. So यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो time of emission है waves का according to Stanley सेम टाइम ऑफ एमिशन है वेव्स का अकॉर्डिंग टू सोर्स। तो सोर्स जिस फ्रिक्वेंसी से जिस टाइम पीरियड से वेव्स को एमिट कर रहा है, स्टैनले उससे रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि स्टैनले के लिहाज से सोर्स भी मूव कर रहा है। सो वी कैन नॉट इक्वेट टी टू टी नॉट। हाउएवर देयर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम रिलेटिविटी दैट टी इज़ इक्वल टू व्हाट, टी नॉट बाय दिस, यानी टी जो कि स्टैनले का रेफरेंस फ्रेम है उसके अंदर टाइम डिले होगा, ये हम टाइम डायलेशन के अंदर स्टडी कर चुके हैं। सो स्टैनले के रेफरेंस फ्रेम में टाइम डिले होगा, सो टाइम विल बी रिलेटेड टू बाय टी नॉट बाय दिस फार्मूला। और यहाँ से आप सिंपली अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से सी को हम कॉमन निकाल लेते हैं,
तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रूट, और सी जो है का स्क्वायर रूट से कैंसिल होके सी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो नीचे यहाँ पे जो सी था इस सारे के नीचे वो ऊपर चला जाएगा। और सिंस टी नॉट इज़ इक्वल टू 1/f0, ठीक है, अगेन यू रिमेंबर कि ये जो टी नॉट और f0 है ये सोर्स की फ्रिक्वेंसी और टाइम है। सो आप टी नॉट को f0 लिखें और ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप क्या करेंगे कि सिंपली इसको 1/t कर दें, सो ये भी 1 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, c टाइम्स टी नॉट नीचे आ जाएगा और यहाँ से आप टी नॉट को f0 लिख लें, f0 ऊपर चला जाएगा। और अब 1/t इज़ नॉट इक्वल टू f, remember 1/t is not equal to f, we must substitute this expression for 1/t into equation number 37.24, ठीक है, 1/t जो है वो f के साथ इस तरह रिलेटेड है, 1/t सिंपली f की इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये दोनों फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हैं ये कौन रिसीव कर रहा है, ये स्टैनले, ठीक है। हमें पता है कि टी नॉट तो 1/f0 था, क्योंकि ये एब्सोल्यूट चीज़ें हैं, ये सोर्स के रेफरेंस फ्रेम में मेजर हो रही हैं। जो स्टैनले का रेफरेंस फ्रेम है उसमें चूँकि बॉडी मूव कर रही थी तो f और t का रिलेशन जो है वो f इज़ इक्वल टू 1/t नहीं था, ये रिलेशन नहीं था, बल्कि वो रिलेशन कुछ इस तरह का था। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है t की 1/t, जो हमने ये वैल्यू निकाली, ये उठा के हम यहाँ पे 1/t की जगह पर पुट कर देंगे। सो यहाँ पुट करें, सो ये c और ये सारी चीज़ वैसे आ जाएगी, 1/t की जगह आप ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। फर्दर डाउन आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है और आप इसको सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को लिख सकते हैं सी माइनस यू सी प्लस यू। तो यहाँ से एक सी माइनस यू जो है इस सी माइनस यू से कैंसिल हो जाएगा और रूट में सी प्लस यू रह जाएगा सिर्फ। बट चूँकि इसकी पावर जो है वो 1 है तो इसकी पावर जो है सिर्फ 1/2 ही से कैंसिल होगी, 1/2 पावर रह जाएगी इसकी, जो कि इसके नीचे आ जाएगा अब। सो ये है जी फ्रिक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर एज दी सोर्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, ठीक है। और अगर सोर्स जो है वो मूविंग अवे होता ऑब्जर्वर से तो ये सिंपली यहाँ पर माइनस आ जाता और यहाँ पर प्लस आ जाता। सो दिस इज़ द डॉपलर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सो ये सोर्स मूविंग टुवर्ड्स और ये है सोर्स मूविंग अवे। दिस शोज दैट व्हेन द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर कैसे पता चला, c प्लस यू इज ग्रेटर देन c माइनस यू। सो जब इसको डिवाइड करेंगे दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। सिंस दिस इज ग्रेटर देन 1 सो f विल बी ग्रेटर देन f नॉट। सो द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय स्टैनले विल बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इमिटेड बाय द सोर्स। इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लू शिफ्टेड, लाइट इज़ ब्लू शिफ्टेड। सो यानी ये कॉस्मोलॉजी में अगर कोई स्टार है वो लाइट एमिट कर रहा है और वो इस दौरान वो स्टार जो है वो हमारी तरफ मूव कर रहा है तो हमें उसकी लाइट जो है वो ब्लू शिफ्टेड दिखती है, यानी उसकी जो भी वेवलेंथ्स हैं वो हमें शॉर्टर या फ्रिक्वेंसी जो है वो हायर हमें दिखती है। इसी तरह अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट जो है वो ज़मीन से अवे मूव कर रहा हो तो उसकी लाइट जो है वो रेड शिफ्टेड होगी, ठीक है। एक्चुअल जो वो लाइट एमिट कर रहा है उससे हमें उसकी लाइट ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की दिखेगी, ठीक है। ब्लू शिफ्टेड और रेड शिफ्टेड का एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि आपको लाइट ब्लू नज़र आएगी, बल्कि ये कि जिस फ्रिक्वेंसी की वो लाइट एमिट कर रहा होगा उस फ्रिक्वेंसी से आपको शॉर्टर फ्रिक्वेंसी की लाइट आपको या हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट आपको मिलेगी, ठीक है। और शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट मिलेगी। इसी तरह अगर वो स्टार हमसे दूर जा रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है लोअर हो जाएगी या उसकी वेवलेंथ जो है वो हाई हो जाएंगी, वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर हो जाएंगी। सो अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करूँ उसकी, अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करूँ कि जी ये सोर्स ऑफ लाइट है और लेट्स से अगर ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर हैं, सो एक ऑब्जर्वर ये है और एक ऑब्जर्वर जो है वो ये है। इस ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स जा रहा है वेलोसिटी u से और इससे ज़ाहिर है अवे जा रहा है। सो इस ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है और इसकी तरफ जा रहा है। तो इसकी तरफ जाते हुए इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर हो जाएंगी, करीब हो जाएंगी। सो जबकि जिस ऑब्जर्वर से ये दूर जा रहा है उससे दूर जाते हुए इसकी वेवलेंथ जो है वो इस तरह, यानी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी शॉर्टर हो जाएगी। सो यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ होंगी और इस डायरेक्शन में आपको शॉर्टर वेवलेंथ दिखेंगी। सो इस तरफ इसकी लाइट जो है वो ब्लू शिफ्टेड होगी और इस तरफ इसकी लाइट जो है वो रेड शिफ्टेड होगी। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब वो क्या बता रहा है कि अगर द डिफरेंस
एफ माइनस एफ नॉट, यानी जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा, एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ओरिजिनली रिसीव्ड बाय स्टैनले और एफ नॉट इज़ द फ्रिक्वेंसी एमिटेड. सो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डेल्टा एफ इज़ कॉल्ड द डोपलर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट. व्हेन यू ओवर सी इज़ मच स्मॉलर, दैट इज़ जब आपका जो सोर्स है वो बहुत ही कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो यानी यू जो है, ज़ाहिर है हमारी जो नॉर्मल बॉडीज़ हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती. तो कहता है अगर वो बहुत ही कम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू सी, तो यू ओवर सी जो है वो एक मच स्मॉलर वैल्यू होगी देन 1. तो जो डेल्टा एफ ओवर एफ है, यानी फ्रैक्शनल चेंज होगा फ्रिक्वेंसी में. डेल्टा एफ इज़ द चेंज ओवर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी. दिस इज़ द फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रिक्वेंसी. This will be approximately equal to u over c and not equal to this whole thing. ठीक है, this will delta f over f will approximately be equal to u over c. So ये चीज़ कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं. ओके, सो हमने इक्वेशन लिखी f इज़ इक्वल टू यू सी प्लस यू ओवर सी माइनस यू एफ नॉट, जो कि हमारा रिजल्ट था फॉर ऑब्जर्वर मूविंग सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. सो यहाँ से c कॉमन ले लें आप, ऊपर से भी और नीचे से भी, और इसको कैंसिल कर दें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस यू ओवर सी ओवर 1 माइनस यू ओवर सी और दोनों का रूट टाइम्स एफ नॉट. अब इसको आप ऊपर वाले को लिख लें, इसकी पावर 1/2 है, और नीचे वाले को उठा के ऊपर ले आएँ और इसकी पावर हो जाएगी -1/2. ठीक है, ये. सो अब इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे. हम बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो हम हायर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे. 1 प्लस 1/2 यू ओवर सी प्लस 1/4 ओवर इनका स्क्वायर जो है उन सबको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इग्नोर कर देंगे क्योंकि u इज़ लेस देन c. ठीक है, हमने यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है कि u इज़ लेस देन c, ओनली देन वी कैन अप्लाई बायनोमियल थ्योरम हियर. ऑल्सो यहाँ पर भी ये माइनस जो है, जब आप इस माइनस को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, सो माइनस इंटू -1/2 वो प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास इसका भी हायर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे हम. फर्दर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसको ये 1 वैसे ही आ जाएगा, और इसको इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया. इसी तरह इसको हम इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा. 1 को 1 से किया तो 1 ही आ गया. सो ये 3 टर्म्स तो इस तरह आ गई. उससे अगली टर्म्स ये होंगी कि आप इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करें और उससे यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बन जाएगा. अगेन हम उसको इग्नोर कर देंगे और आपके पास ये 3 टर्म्स ही रहेंगी. टाइम्स एफ नॉट भी होगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 1 प्लस दिस हाफ यू ओवर सी प्लस हाफ यू ओवर सी को 1 यू ओवर सी आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करके ये आ गया आपके पास. अब एफ़ नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, इसके साथ भी एफ़ नॉट आ जाएगा, इसके साथ भी एफ़ नॉट आ जाएगा. इस एफ़ नॉट को उठाएँ और इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएँ और ये आपके पास आ जाएगा एफ माइनस एफ नॉट, विच वाज हमने कहा ये शिफ्ट इन द फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, डेल्टा एफ है ये. तो दिस इज़ डेल्टा एफ, और डेल्टा एफ के नीचे ये एफ नॉट जो इस तरफ था उसको उठा के नीचे ले आए. सो ये आपके पास वो फ्रैक्शनल चेंज इन द फ्रिक्वेंसी आ रहा है, एंड दिस चेंज इज़ इक्वल टू यू ओवर सी अकॉर्डिंग टू द बुक. सो बस ये आपका डोपलर इफ़ेक्ट है. इसमें देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेदर सोर्स इज़ मूविंग और ऑब्जर्वर इज़ मूविंग. जब हम साउंड की बात करते हैं सो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है. सो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आते हैं. वो कहते हैं लेकिन जब लाइट से हम करते हैं, लाइट से सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो वहाँ पर 4 केसेस थे. आइदर सोर्स इज़ मूविंग अवे और टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे और टूवर्ड्स दी सोर्स. ठीक है, यहाँ पे कहता है चूँकि इसमें लाइट इन्वॉल्व है तो लाइट में सिर्फ हम मोशन ऑफ द सोर्स ही देखते हैं. ठीक है, मोशन ऑफ द सोर्स एंड मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ओनली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू इज़ सिग्निफिकेंट. और बस ये कि चाहे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो सोर्स की तरफ, चाहे सोर्स मूव कर रहा हो ऑब्जर्वर की तरफ, सो ओनली दीज रिजल्ट आर वैलिड फॉर बोथ ऑफ द केसेस. ठीक है, टूवर्ड्स और अवे. सो दीज आर द रिजल्ट्स. बहुत ईजी टॉपिक है, इसको आपने कर लेना है.